है जी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि आपके ब्लड में जितने भी आयंस वगैरह हैं, जैसे पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये जब ऊपर नीचे हो जाए, इनकी गड़बड़ हो जाए, तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं, आपको सिम्टम्स क्या आते हैं। फर्स्ट करो, अभी हमने पढ़ा कि हाइपरक्लीमिया, हाइपोक्लीमिया। तो अगर आपको हाइपोक्लीमिया होगा तो आपको क्या सिम्टम्स आएंगे, अगर हाइपरक्लीमिया होगा तो क्या सिम्टम्स आएंगे। टेबल बना हुआ है, इसका टेबल क्या है, मैं टेबल इस तरह बना देता हूँ। फर्ज करो, सबसे पहले उसने बताया हुआ है कि आपका अगर सोडियम क्या हो जाए, सोडियम अगर ज्यादा हो जाए तो क्या मसला आएगा, और अगर सोडियम हमारा कम हो जाए तो क्या मसला आएगा। तो एक को हम एक और कलर से लिखते हैं, फर्ज करो एक को हम रेड से लिखते हैं। मतलब कि अगर आपका सोडियम की कमी हो जाए, मतलब कि आपको क्या हो जाए, हाइपोनेट्रीमिया। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपो का मतलब कम और नेट्रीमिया का मतलब सोडियम। अगर आपके ब्लड में क्या हो जाए, सोडियम कम हो जाए, तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी याद रखना है कि अगर हमारी बॉडी में सोडियम कम हो जाए तो आपको क्या होगा, नोजिया होगा। अब सबसे पहले आपको क्या होगा, नोजिया होगा। उसके अलावा आपको क्या होगा, मलेज होगा। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या होते हैं मलेज। उसके अलावा आपको क्या होगा, स्टपर 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 होगा। उसके अलावा आपको क्या होगा, कोमा, आप कोमा में जा सकते हो। उसके अलावा आप जा सकते हो, आपको सीजर्स, आपको झटके लगेंगे। अब इसको हम समझते हैं कि ये क्या बातें हैं। नोजिया क्या होता है? नोजिया आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा सुना होगा कि यार नोजिया क्या होता है। तो नोजिया क्या होता है, अगर आपको उल्टी आ रही है, अगर आपको वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ रही है कि यार मैं ना किसी भी टाइम पे ना वॉमिटिंग कर दूंगा, तो ये क्या है, ये क्या है, ये दिस इज नोजिया। और डॉक्टर काशिफ ने बड़ा आसान कर दिया है कि दिल खराब होना। जब आपका दिल खराब हो रहा होता है तो आप किस कंडीशन में होते हो, आप नोजियस कंडीशन में होते हो। इसको हम कहते हैं नोजिया। नोजिया को आपने याद रखना, जब आपका दिल खराब होता है। लेकिन मलेज किसको कहते हैं? मलेज किसको कहते हैं? मलेज भी इससे मिलती जुलती टर्म है। मलेज हम किसको कहते हैं? मलेज हम किसको कहते हैं? मलेज हम कहते हैं जी, मलेज हम कहते हैं जब आपको, यार एक मिनट, मलेज हम किसको कहते हैं? मलेज का मतलब ये होता है कि जब आपको बीमारों वाली फीलिंग आ रही हो। मतलब कि आप हो बिल्कुल ठीक, लेकिन आपको ना बीमारों वाली फीलिंग आ रही है, तो इसको हम कहते हैं मलेज। जब आपका सोडियम आपकी बॉडी में कम हो जाता है, जब आपका सोडियम आपकी बॉडी में कम हो जाता है, तो आपको एक तो उल्टी वाली फीलिंग आएगी, दिल खराब होगा। आपको क्या होगी, आपको बीमारों वाली फीलिंग आएगी, आप सुस्त सुस्त से रहोगे, और इस तरह की बातें। उसके अलावा स्टपर हम किसको कहते हैं? स्टपर हम किसको कहते हैं? स्टपर के आगे लिख लें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। मतलब ये ना जिंदों में होता है और ना मुर्दों में होता है। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा इसको होश होती है, इसको क्या होती है, थोड़ी सी होश होती है। तो जो स्टपर का मतलब होता है ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस, कि ना ये पूरा अनकॉन्शियस होता है ना ये पूरा कॉन्शियस होता है। तो जो स्टपर होता है ये क्या होता है, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होता है। उसके अलावा आपने याद रखना, जब हमारी बॉडी में सोडियम कम होगा तो आपको क्या होगा, आप कोमा में भी जा सकते हो। और मैंने इसके ना हाइपोनेट्रीमिया के पेशेंट देखे हुए हैं। इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो 136 होता है। जो सोडियम का हमारा बॉडी में लेवल होता है ना, 136 हम लेते हैं लैब्स में। तो मैंने इसके पेशेंट देखे हुए हैं, और मैंने एक पेशेंट देखी थी, वो अम्मा थी। और उसका ना तकरीबन लेवल था, आई थिंक 128 था उसकी रिपोर्ट में सोडियम का। और वो बेचारी को ना कोई होश नहीं थी। वो सांस वगैरह कोमा में नहीं थी, कोमा से ऊपर थी, वो स्टपर में थी। मतलब कि वो ना बस बेहोश पड़ी हुई थी बेड में। तो वो क्या थी, हाइपोनेट्रीमिया की पेशेंट थी, उसमें जो सोडियम था उसकी कमी थी। उसके आई थिंक 128 था, मुझे सही से याद नहीं, पिछले साल मैंने प्रैक्टिस की थी। खैर अगर हमारी सोडियम कम हो जाए तो आपको क्या होगा, नोजिया होगा। आपको बीमारों वाली फीलिंग आएगी, आप थोड़े अनकॉन्शियस हो जाओगे, कोमा में जा सकते हो, और आपको झटके लगेंगे। इसको हम कहते हैं सीजर्स कहते हैं। हम दूसरी तरफ चलते हैं, और हम दूसरी तरफ चलते हैं, और दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं कि अगर आपकी बॉडी में हाइपरनेट्रीमिया हो जाए, अगर आपकी बॉडी में क्या हो जाए, आपकी बॉडी में हाइपरनेट्रीमिया हो जाए, तो आपको क्या क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या होगा, इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी के आगे लिख लें, इरिटेबिलिटी के आगे लिख लें, इरिटेबिलिटी के आगे लिख ले एंगर या फ्रस्ट्रेशन। इसके आगे आप लिख ले फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब कि आपको ना गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, आप बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे। ठीक है, तो जब आपको हाइपरनेट्रीमिया होता है, आप में इरिटेबिलिटी होती है, आप बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हो, या आप में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा इस जो हाइपरनेट्रीमिया, इसमें आप स्टपर में भी जा सकते हो, मतलब आप अनकॉन्शियस भी हो सकते हो। इसके अलावा आप कोमा में भी जा सकते हो। तो ये इसमें कोई हाइपर वाली इतनी कोई अहम बातें नहीं है, लेकिन जो अभी हम पढ़ने लगे हैं पोटाशियम वाली, ये अहम बातें, इसको आपने याद रखनी है। हाँ डॉक्टर जो आप सही बता रही हैं कि आवाज आ रही, मतलब वो बंदा जो भी होगा वो अपने आप से ही आवाजार होगा। हम आगे चलते हैं, और आगे हमारी जो इंपॉर्टेंट है, जो समझने वाली है, वो है पोटाशियम। जो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि हमारा जो पोटाशियम है, जब वो कम होगा, कम कैसे होगा, जब हम क्या कहते हैं, नहीं भाई। जब हम नहीं भाई कहते हैं, तो हमारा जो क्या हो जाता है, हमें हमारे ब्लड में पोटाशियम कम हो जाता है। जब हमारे ब्लड में पोटाशियम कम होता है ना, तो क्या होता है, फर्ज करो आपके पास एक मरीज आता है, उसमें क्या है, उसमें पोटाशियम कम है। उसमें पोटाशियम क्या है, आपको लग रहा है कि यार इसको ना इसका क्या है, इसका पोटाशियम कम है, आपको लग रहा है।
आपने क्या की, आपने उसकी ईसीजी की, आपने क्या की, उसकी ईसीजी की। और ईसीजी पे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ईसीजी हम जल्दी शुरू करते हैं, जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है। अभी तो मैं फिलहाल खुद सेट हो रहा हूँ। जैसे मैं टाइम मिलता है तो हम ईसीजी को स्टार्ट करेंगे। ईसीजी पे हम पढ़ेंगे। ईसीजी पे ना हमें यू वेव्स होती हैं, हमें ना जो हमारी ईसीजी होती है ना, इसमें हमें यू वेव्स भी मिलती हैं। आपने याद रखना है, आपने क्या याद रखना है, ये एमसीक्यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको मैं हाईलाइट भी करूंगा। जब आपको हाइपोनेट्रीमिया होता है, जब आपका पोटाशियम कम होता है, तो आपकी जो यू वेव होती है ईसीजी पे, वो क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। ये हम ईसीजी में पढ़ेंगे, लेकिन आपके ये एनएलई में एमसीक्यूज है, उसमें एफसीपीएस पार्ट 1 का ये पास पेपर का एमसीक्यूज है कि जो आपका जब आप ईसीजी कराते हो, तो जो पेशेंट होता है हाइपोकलीमिया का, उसकी जो यू वेव होती है वो क्या हो जाती है, वो फ्लैट हो जाती है, वो क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। इसके अलावा जब भी आपको हाइपो या हाइपर, ये आप अपने पल्ले बांध रहे हैं, ये आपको आगे बहुत जाके काम आएगा। जब भी आपको हाइपर या हाइपोकलेमिया होता है, आपको अरिदमिया लाजमी होते हैं। आपको चाहे हाइपो हो या हाइपर हो, आपको अरिदमिया लाजमी होता है। आपका जो हार्ट रेट है वो अब नॉर्मली बीट करना शुरू कर देता है, चाहे हाइपो हो या हाइपर हो। अब हम इसको आगे देके चलते हैं कि यार जो हमारा हाइपो है, इसमें और कौन कौन सी सिम्टम आती हैं। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो ये वाला है कि जो आपको ईसीजी मिलेगी वो क्या मिलेगी, जो ईसीजी मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, उसमें जो यू वेव होगी वो फ्लैट मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको मार्क कर लेना, ये पास पेपर का एमसीक्यू है। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा उसने लिखा हुआ है कि मसल क्रैम्प्स और स्पाज्म और वीकनेस होगी। क्रैम्प्स क्रैम्प्स किसको कहते हैं, आपने अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो आपको पता होगा, जो क्रिकेटर्स होते हैं इनको अक्सर क्रैम्प पड़ जाती हैं। इसको पंजाबी में कहते हैं कड़ल पड़ जाना, मतलब कि आपको कड़ल पड़ जाते हैं, बहुत शदीद पेन होता है इसका। और ये अक्सर जो जिम वाले होते हैं या क्रिकेटर्स होते हैं उनको पड़ता है। तो ये क्रैम्प्स होते हैं। तो जब आपको पोटाशियम लो होगा, आपको क्रैम्प्स बड़ी जल्दी पड़ेंगे, आपके मसल में बड़ी शदीद, इसका ना बहुत शदीद किस्म का पेन होता है। और अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो आपको पता होगा, जो कल कल आई थिंक मैच हुआ है पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ, जो हमारा प्लेयर है मोहम्मद रिजवान, उसको क्रैम्प पड़ा था और बहुत बुरा क्रैम्प पड़ा था। ठीक है, तो जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको अक्सर क्रैम्प पड़ जाता है। और जो हाइपोक्लीमिया होता है, इसमें भी अक्सर क्या होता है, क्रैम्प पड़ता है। उसके अलावा इसमें लिखा हुआ है स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। स्पाज्म का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो स्पाज्म होगी, उसमें वीकनेस होगी, और ये सारी चीजें होंगी। डॉक्टर तलहा कह रहे हैं एक्टिंग कर रहा था, हाँ उसने बाद में बताया था कि सम टाइम हम एक्टिंग करते हैं और सम टाइम हमें वाकई क्रैम्प पड़ता है। लेकिन खैर वो हमारी बात नहीं है। क्रैम्प की आपको समझ आ गई है कि क्रैम्प को पंजाबी जुबान में क्या कहते हैं, कड़ाल पड़ना। ठीक है, तो जब आपको हाइपोक्लीमिया होगा तो आप में क्रैम्प्स बहुत ज्यादा आएंगे। उसके अलावा इसमें अगर आपको हाइपर क्लीमिया हो जाता है, अगर आपको क्या हो जाता है, हाइपर क्लीमिया हो जाता है, मतलब कि आपकी बॉडी में पोटाशियम ज्यादा हो जाता है, तो फिर क्या क्या मसले आएंगे, तो फिर क्या क्या मसले आएंगे, इसमें आपने याद रखना है। जो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये ईसीजी के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने यूवेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं भूलना, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये दोनों एमसीक्यूज हैं और ये आपने नहीं बोलना, इसको मार्क कर लेना। जो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा ये वाइड हो जाएगा। जब आपको हाइपर कलीमिया होता है तो आपका जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाता है, वो वाइड हो जाता है। और जो आपकी टी वेव होती है वो क्या हो जाती है, पीक हो जाती है। वो टी वेव की जो हाइट है वो ज्यादा हो जाती है। टी वेव की क्या हो जाती है, हाइट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा आप में क्या हो जाता है, अरिदमिया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पोटाशियम चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, आपको अरिदमिया लाजमी होगा। आपको क्या होगा, अरिदमिया लाजमी होगा। इसके अलावा आप में क्या हो सकती है, मसल वीकनेस हो सकती है। तो ये आपने सारी बातें देख लेनी है, लेकिन जो मैंने हाईलाइट किए हैं इनको आपने नहीं भूलना, बाकी की खैर है। हम आगे चलते हैं। और आगे है जी आपका कैल्शियम। कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि अगर आपको हाइपोकैल्सीमिया हो, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाए तो क्या मसला आएगा, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम ज्यादा होगा तो क्या मसला आएगा, इसको समझने वाली बातें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेटनी की। ठीक है, टेटनी की, टेटनी आपने बहुत जगह पे लफ्ज सुना होगा, लेकिन टेटनी का आपको एग्जैक्ट ना एक लाइन की डेफिनेशन लाजमी आनी चाहिए। टेटनी होता क्या है, टेटनी के आगे लिख लें, मैं इधर लिख देता हूँ, फिर मैं इसको रेज कर दूंगा। टेटनी क्या होता है, इनवॉलेंट्री, ठीक है, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन दैट दैट रिजल्ट फ्रॉम फ्रॉम लो कैल्शियम। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, जो हमारे मसल्स होते हैं उनमें इनवॉलेंट्री, हम नहीं चाह रहे होते लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी टेटनी। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार टेटनी का लफ्ज सुनने को मिलेगा, इसलिए आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि टेटनी क्या होता है। टेटनी क्या होता है, टेटनी हमारे पास होता है, टेटनी क्या होता है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज कैल्शियम। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होगी। टेटनी हो गया, जब आपको कैल्शियम की कमी होगी ना तो आपको टेटनी होगी। आपकी इनवॉलेंट्री, आपको झटके से लगेंगे, आपको
आपके जो मसल होंगे वो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। उसके अलावा आपको क्या होगा, उसके अलावा आपको क्या होगा, आपको सीजर्स होंगे, आपको क्या होगा, सीजर्स, आपको झटके लगेंगे। उसके अलावा और क्या होगा, उसके अलावा आपको क्या होगा, क्यूटी प्रोलोंगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ये पास पेपर का एमसीक्यूज है, उसका एफसीपीएस का। चूंकि अभी हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो फिजियोलॉजी है ना वो ज्यादा एनएलई में नहीं आती, वो ज्यादा उसमें आती है, एफसीपीएस में आती है। इसलिए मैं आपको बता रहा होता हूँ कि यार ये वाला एमसीक्यूज उसमें आया हुआ है, क्योंकि मैंने ये सारे एमसीक्यूज पढ़े हुए हैं। तो इसलिए मुझे जैसे ही याद आता है कि ये वाला एमसीक्यूज वहां पे लिखा हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये वाला एमसीक्यूज है ना, कि जब हमें कैल्शियम की कमी होती है तो क्या आता है, आपके जो जब आप ईसीजी करवाते हो तो उसमें जो क्यूटी होता है, जो क्यूटी इंटरवल होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। और जो क्यूटी इंटरवल होता है इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, आप लिख लो इधर, 0.35 से लेके 0.45 सेकंड तक। ठीक है, तो ईसीजी पे इसकी कितनी वैल्यू होती है, 0.35 से लेके 0.45 तक। लेकिन जब आपको कैल्शियम की कमी होती है, जब आपको कैल्शियम की कमी होती है तो क्या होता है, जब आपको कैल्शियम की कमी होती है तो क्या होता है, आपका जो क्यूटी है वो प्रोलॉन्ग कर जाता है, वो क्या कर जाता है, प्रोलॉन्ग कर जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें ना दो साइंस लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है ट्विचिंग जिसको हम कहते हैं चुस्टिक साइन, और एक को हम कहते हैं ट्रोजी साइन। इसको मैं एंड पे समझाता हूँ, पहले हम ये टेबल खत्म कर लें फिर मैं समझाता हूँ बिल्कुल आसान लफ्जों में कि ये क्या होते हैं। खैर हम आगे चलते हैं। अगर आपका पोटाशियम कैल्शियम कम हो जाए तो आपको क्या होगा, आपको टेटनी होगा, और आपका जो ईसीजी है उसमें क्यूटी प्रोलॉन्ग कर जाएगा, उसमें जो क्यूटी होगा वो प्रोलॉन्ग कर जाएगा, वो लंबा हो जाएगा। उसके अलावा अब हम कहते हैं कि यार अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम ज्यादा हो जाए तब क्या मसला आएगा। तो एक ये निमोनिक है, ये निमोनिक समझ लो, ये वैसे अंग्रेजों का निमोनिक है, आपके इतने काम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको याद कर लोगे ना तो आपको ये बार बार काम आएगा। जब भी कैल्शियम ज्यादा होगा, ये हम पढ़ेंगे उसमें, जब रीनल की पैथोलॉजी पढ़ेंगे, रीनल स्टोन्स पढ़ेंगे, उसमें भी ये आपको निमोनिक काम आएगा। ये निमोनिक क्या है, स्टोन्स, बोन्स, ग्रोन्स एंड साइकेट्रिक ओवरटोन्स। ये फर्स्ट एड का निमोनिक है, वैसे तो ये इंग्लिश जबान में है, लेकिन अगर आपको ये याद होता है तो ये आपके काम आएगा। ये कैसे काम आएगा, देखो, जो निमोनिक है उसका पहला वर्ड है स्टोन्स। स्टोन्स का मतलब क्या होता है, पत्थर। पत्थर ये वो वाले नहीं है, इसका मतलब है किडनी स्टोन। तो जब भी आपकी बॉडी में कैल्शियम ज्यादा होगा, आपको किडनी स्टोन, आपकी जो होगा किडनी, जो आपके गुर्दे होंगे उनमें पथरी हो जाएगी। तो स्टोन्स। उसके बाद जो निमोनिक है वो है बोन्स, कि जो जब भी आपका कैल्शियम ज्यादा होगा, जब भी आपका कैल्शियम ज्यादा होगा तो आपको बोन पेन होगी, आपकी हड्डियों में क्या होगा, दर्द होगा, आपकी हड्डियों में क्या होगा, दर्द होगा। उसके अलावा स्टोन्स, बोन्स एंड ग्रोन्स। ग्रोन्स किसको कहते हैं, ग्रोन्स हम कहते हैं आहें भरने को। मतलब कि एक बंदा है वो दर्द से चला रहा है, उसको हम कहते हैं ग्रोनिंग कर रहा है यार ये। तो स्टोन्स, बोन्स एंड ग्रोन्स। ग्रोन्स, ग्रोन्स का मतलब क्या है, देखो आपने याद रखना है, जब भी कैल्शियम ज्यादा होगा तो आपको एब्डोमिनल पेन होगी। और मुझे बड़ा ही कोई एक्सीलेंट बच्चा बताएगा कि एब्डोमिनल पेन क्यों होगी, एब्डोमिनल पेन क्यों, इसमें कौन से मसल्स होते हैं, इसमें कौन से मसल्स होते हैं, इसमें होते हैं स्मूथ मसल्स, इनमें होते हैं स्मूथ मसल। और अल्लाह के बंदों, हाँ डॉक्टर तहरीम ने, बिल्कुल डॉक्टर तहरीम, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया लेकिन आपने सही आंसर बता दिया है कि जो हमारे स्मूथ मसल होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। जो वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। देखो फर्ज करो आपकी बॉडी में क्या होगा, आपकी बॉडी में कैल्शियम ज्यादा है। जब आपकी बॉडी में क्या है, कैल्शियम ज्यादा है, तो जब आपकी बॉडी में कैल्शियम ज्यादा होगा तो आपके जो स्मूथ मसल है वो तो काम ही आपके किस पे करते हैं, वैसे तो आपके सारे मसल काम कैल्शियम पे करते हैं, लेकिन जब आपके स्मूथ मसल है वो तो कैल्शियम को ज्यादा अब्जॉर्ब कर देंगे, और वो क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। और आपको पता है जब आपके आपके पेट में दर्द होता है तो क्या होता है, आपका पेट ना अकड़ा सा होता है, आपके जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं। तो आपने याद रखना है, जब भी हमें क्या होगा, जब भी हमें हाइपर कैल्सीमिया, जब भी हमें हमारी बॉडी में क्या होगा, कैल्शियम ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपको पेट में दर्द होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो आपकी स्मूथ मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। अब आप कहते हैं कि यार चलो पेट में दर्द ही बता दिया, अब इसका इलाज भी बता दो। तो इसका इलाज क्या है, पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर जमाना टैबलेट है, उसको हम क्या कहते हैं, नोस्पा। नोस्पा, ठीक है, नोस्पा। ये क्या है, ये स्मूथ मसल रिलैक्सर है, ये आपके स्मूथ मसल्स को क्या कर देती है, रिलैक्स कर देती है। और आपने याद रखना है, जब भी आपको पेट में दर्द हो ना, आपके पास कोई मरीज आ जाए कि यार डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, आपने उसको आंखें बंद करके क्या लगा देना, नोस्पा का। अगर आपके पास इंजेक्शन है, इंजेक्शन लगा दो, अगर वो गोली खा सकता है तो आपने उसको टैबलेट दे देनी है। ठीक है, तो आपने उसको नोस्पा टैबलेट दे देनी है या उसको इंजेक्शन लगा देना, और उसका पेट दर्द इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं, और उसके बाद है हमारा जो निमोनिक था वो क्या था, स्टोन्स, बोन्स। स्टोन्स का मतलब क्या था कि हमारे किडनी स्टोन बनेंगे। बोन्स का मतलब क्या होगा, हड्डियों में दर्द होगा। ग्रोन्स का मतलब क्या होगा कि यार वो मरीज ना आहें भरेगा, मतलब उसके पेट में दर्द होगा। और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या, ग्रोन्स के बाद है साइकेट्रिक ओवरटोन। साइकेट्रिक, मैं तो सिर्फ साइकेट्री लिख देता हूँ। साइकेट्रिक ओवरटोन्स का मतलब क्या है कि उसको क्या होगी, एनजाइटी।
उनको उसको क्या होगी, एनजाइटी, वो बेचारा डिप्रेशन का मरीज होगा, एनजाइटी होगी उसको, उसका जो मेंटल स्टेटस है वो हिला हुआ होगा, मतलब वो पागल होगा, खप्टी होगा, और वो क्या होगा, उसको एनजाइटी होगी, डिप्रेशन वगैरह होगी। तो आपने ये निमोनिक अगर आपको याद होगा तो आपको ये बार बार उसमें बायोकेम में भी है, उसके अलावा बाकी चीजों में भी होगा। तो स्टोन्स, बोन्स, ग्रोन्स, साइकेट्रिक ओवरटोन्स, तो ये आपने इसको याद कर लेना है। उसके अलावा इसमें बाकी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसको आपने देख लेना है। उसके अलावा है जी ये हो गया। उसके अलावा हाँ, इसमें बस यही बातें हैं, इसमें अगर आप यही बातें कर लेते हो तो इट इज मोर देन इनफ, और ये आपको जो हम ये सिम्टम्स पढ़ रहे हैं ना, ये आपको बार बार काम आएंगी। और आगे आपका क्या है, आगे आपका है जी मैग्नीशियम। आगे आपका क्या है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम में क्या क्या चीजें आती हैं, मैग्नीशियम में क्या आता है, इसको भी थोड़ा सा आपने समझ लेना है। मैग्नीशियम में क्या आता है, टेटनी। इसको मैं ना समझाता हूँ कि कैल्शियम और मैग्नीशियम में टेटनी कैसे आता है, इसको ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको मैं एंड पे बताता हूँ। मैग्नीशियम में भी क्या होगा, आपको टेटनी होगी, मतलब कि अगर मैग्नीशियम की कमी हो गई आपकी ब्लड में तो आपको क्या होगा, टेटनी होगा, आपके इनवॉलेंटरी कंट्रैक्शन होगी। इसके अलावा हम ईसीजी में पढ़ेंगे टोर्सी डी पॉइंटस। टोर्सी डी पॉइंटस ये मैंने आपको सीबीएस में नहीं थे पढ़ाया, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको ईसीजी में पढ़ाऊंगा कि टोर्सी डी पॉइंटस क्या होता है। तो टोर्सी डी पॉइंटस हो सकता है जब आपकी मैग्नीशियम की कमी होती है। और और क्या होगा, आपको हाइपो हाइपो क्या होगा, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया होगा, और क्या होगा, हाइपोकैलेसीमिया। हाइपोकैलेसीमिया, हाइपोकैलेसीमिया, हाइपोकैलेमिया, इसको आपने रटा मार लेना, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। कि जब आप में मैग्नीशियम की कमी होती है तो क्या होता है, आप में हाइपोकैलेमिया और हाइपोकैलेसीमिया। लेकिन हाइपोकैलेमिया और हाइपोकैलेसीमिया कब होते हैं, जब हमारी बॉडी में मैग्नीशियम का जो लेवल है वो कितना हो जाता है, वो लेस देन 1.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इतना जब इससे जब गिरता है तब जाके हमें क्या होता है, हाइपोकैलेमिया और हाइपोकैलेसीमिया होता है। उसके अलावा जब हमारी बॉडी में क्या होता है, हाइपर मैग्नीसीमिया, मतलब कि हमारी बॉडी में मैग्नीशियम ज्यादा हो गया है। जब हमारी बॉडी में मैग्नीशियम ज्यादा होगा तो क्या होगा, सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कि हमें क्या हो जाएगा, डीटीआर। डीटीआर का मतलब क्या है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स। डीप टेंडन रिफ्लेक्स मतलब कि आप उसमें वो आपने पढ़े होंगे, आप न्यूरोलॉजी में भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। डिफरेंट हम ना हमारे रिफ्लेक्स होते हैं, मतलब हम वो आपने देखा होगा जब आपका इसमें एसबी में वो मेडिकल हुआ होगा तो वो एक न्यूरोलॉजिस्ट होता है, वो एक हैमर मारता है, वो ना एक खास किस्म की हैमर होती है। वो आपके जब टेंडन पे मारते हैं ना तो आपका जो पाँव होता है वो या वो फ्लेक्स करता है या एक्सटेंड करता है, तो इसको हम कहते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो जब भी आपको हाइपर मैग्नीशियम होता है, आपकी बॉडी में मैग्नीशियम ज्यादा होता है, तो आपके जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, आपको कोई डीप टेंडन रिफ्लेक्स नहीं आ रहा होता। इसके अलावा आप थके थके रहते हो, आपको क्या हो जाती है, लिथार्जी। आपको क्या हो जाती है, लिथार्जी। इसके अलावा आपको क्या हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया, आपका जो हार्ट होता है वो स्लो हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया। उसके अलावा और क्या हो जाता है, आपको हाइपोटेंशन, आपका जो बीपी होता है वो कम हो जाता है। उसके अलावा और क्या हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट। अगर बहुत ज्यादा मैग्नीशियम ज्यादा हो गया है तो आपको क्या हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, आपका दिल काम करना ही बंद कर जाएगा। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा मैग्नीशियम हो गया तो क्या होगा, हाइपो हाइपोकैलेसीमिया भी हो सकता है। तो इसको आपने याद ही करना है कि जब आपका मैग्नीशियम ज्यादा होगा तो इसमें क्या होगा, डीटीआर, आपका जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो कम हो जाएंगे, लेथार्जी, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, कार्डियक कार्डियक फेलियर या हाइपोकैलेसीमिया हो जाएगा। इसमें जो एमसीक्यूज है वो यही है कि आपको जब मैग्नीशियम ज्यादा होगा तो आपके जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स हैं वो कम हो जाते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्स कम हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम हो जाता है तो उसमें आपको ये दो वाले एमसीक्यूज हैं, ये आए हुए हैं कि टेटनी और टोर्सी डी पॉइंटस, ये दोनों एमसीक्यूज पास पेपर के एमसीक्यूज हैं कि जब आपके मैग्नीशियम बॉडी में कम होता है तो आपको क्या हो जाता है, आपको टेटनी भी होता है और आपको टॉर्सिडी पॉइंटस भी होता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार मैंने तो यूएसएमएल ही करना है, मैंने तो ये गरीबों वाला इम्तिहान करना ही नहीं है, एनएलई, तो फिर आपको क्या समझने की जरूरत है, फिर आपको समझने की एक और बात जरूरत है, और वो मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको फॉस्फेट बता दूं, उसके बाद हम इसकी एक्स्ट्रा बातें करते हैं कि इसमें जो समझने वाली बात थी, जो बुक ने इसको क्लियर करके नहीं लिखा, वो मैं आपको समझाता हूँ बाद में। उसके बाद पहले हम कर लेते हैं फॉस्फेट। तो फॉस्फेट क्या होता है, जब फॉस्फेट की कमी होगी हमारी बॉडी में, जब फॉस्फेट की कमी होगी तो क्या होगा, हमारी देखो आपकी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, वो बनी है कैल्शियम फॉस्फेट से। आपकी जो सॉरी आपकी जो बोन्स हैं वो किससे मिलकर बनी है, कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट से। अब फर्ज करो कि आपकी बॉडी में फॉस्फेट की कमी है, आपकी बॉडी में क्या है, फॉस्फेट की कमी है, फॉस्फेट क्या है, कम है। अगर आपकी बॉडी में क्या होगा, फॉस्फेट कम होगा तो जाहिर बात है आपको क्या होगा, बोन लॉस, मतलब कि आपकी जो हड्डियां हैं वो घुलना शुरू हो जाएंगी, आपकी हड्डियां टूटना शुरू हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि फॉस्फेट ही कम है, तो हड्डियां हमारी फॉस्फेट से बनी है, कैल्शियम और फॉस्फेट से बनी है। तो जब फॉस्फेट कम होगा तो क्या होगा, हमें हमें बोन लॉस हो जाएगा। उसके अलावा और क्या होगा, ओस्टियोमलेशिया, इसको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में भी पढ़ेंगे, बट इधर आप इसको मैं आप अपनी बुक पे लिख लें कि ओस्टियोमलेशिया का मतलब क्या होता है। ओस्टियोमलेशिया का मतलब होता है सॉफ्ट बोन्स।
कि आपकी जो बोन्स होंगी वो सॉफ्ट सॉफ्ट होंगी, वो क्या होंगी, बड़ी नरम सी होंगी। क्यों? क्योंकि वो कमजोर हो चुकी हैं बेचारी। इसको हम ना डिटेल में पढ़ेंगे उसमें मस्कुलोस्केलेटल में। लेकिन ओस्टोमलेशिया में आपने याद रखना है सॉफ्ट बोन्स, कि आपकी जो हड्डियां होंगी वो नरम सी हो जाएंगी। उसके अलावा आपको क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। आपको जो बच्चे होते हैं जो रिकेट्स है, ये कॉमन कॉमन है किसमें, बच्चों में। तो रिकेट्स मतलब कि उनकी जो हड्डियां होंगी वो टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाएंगी। इसको भी हम पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटल में। तो रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया और बोन लॉस, ये तीन चीजें आपने याद रखनी जब आपकी बॉडी में क्या होगा, फॉस्फेट कम हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरी तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में क्या हो जाए, फॉस्फेट ज्यादा हो जाए, अब क्या होगा? तो चूंकि आपको पता है कि आपकी जो किडनी होती है, इसमें हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, हमने इंशाल्लाह एक दो दिन के बाद पैथोलॉजी स्टार्ट करनी है। तो जब आपकी क्या होता है, फॉस्फेट ज्यादा हो जाता है, जब आपकी ब्लड में फॉस्फेट ज्यादा होता है तो आपको किडनी स्टोन, जो किडनी स्टोन है, कैल्शियम फॉस्फेट की किडनी स्टोन, कैल्शियम फॉस्फेट के जो किडनी स्टोन है, वो उनके बनने के चांसेस क्या हो जाते हैं, आपको ज्यादा हो जाते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ, किधर गया, किडनी स्टोन्स के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। किडनी स्टोन्स के बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। उसके अलावा क्या होगा, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, मतलब कि आपकी जो किडनी होगी उसकी ये क्या कराएगा, मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। इसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे पैथोलॉजी में कि मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन क्या होती है। उसके बाद और क्या करेगा, हाइपोकैलेसीमिया। हाइपोकैलेसीमिया, अब कोई बंदा मुझे जरा बता सकता है कि यार फॉस्फेट जब ज्यादा होगा तो हाइपोकैलेसीमिया क्यों होगा? जल्दी बताएं जी। जो आप हाइपोकैलेसीमिया क्या होता है? नहीं नहीं, पीटीएच नहीं है इसका, पीटीएच नहीं है, पीटीएच नहीं है। पीटीएच आएगा वो तो कैल्शियम को ज्यादा कर देगा। अच्छा खैर, मैं आपको बताता हूँ, देखो जो हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया होता है फ्री कैल्शियम, मतलब आपके ब्लड में जो कैल्शियम है वो फ्री कितना है उसको हम कहते हैं आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल है। लेकिन जब हमें क्या होगा, जब हमें फॉस्फेट हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और फॉस्फेट क्या करेगा, फॉस्फेट क्या करेगा, कैल्शियम के साथ क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। कैल्शियम के साथ क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। तो आपका जो बाउंडेड कैल्शियम है वो ज्यादा हो जाएगा। आपका बाउंडेड कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा, बट अनबाउंडेड अनबाउंडेड कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी वजह से हमें जब भी फॉस्फेट ज्यादा होता है, तो मैं आपको इंशाल्लाह जब जीआईटी पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि जब जो आईबीडी होता है, जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता है, उसमें आपको किडनी स्टोन क्यों बनते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह यही कॉन्सेप्ट को दोबारा उस जगह पे यूज करेंगे कि जो आपका, जब हमें फॉस्फेट ज्यादा होता है ना, तो जो हमारा फ्री कैल्शियम होता है वो उसके साथ बाउंड कर जाता है, बाइंड कर जाता है। जब वो बाइंड करता है तो फ्री कैल्शियम कम हो जाता है। और फ्री कैल्शियम कम को ही हम क्या कहते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। तो चूंकि फ्री कैल्शियम कम है, चूंकि फ्री कैल्शियम क्या है, कम है, फ्री कैल्शियम कम होने की वजह से क्या होगा, आपको क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेसीमिया। तो ये आप अपनी बुक पे लिख लें, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम दोबारा भी यूज करेंगे जीआईटी में जब हम पढ़ेंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। अब हम आप कहते हैं कि यार हमारी दो तीन बातें रह गई हैं, तो हम इसको कर लेते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि यार टेटनी का हो गया। अब आप कहते हैं कि हमने तो ये पढ़ा है टेटनी के बारे में, पहले ये सुन लें कि जो टेटनी होता है, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जो टेटनी होता है, टेटनी क्या होता है, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि अगर हम हमारी बॉडी में क्या हो, कैल्शियम की कमी हो जाए और हमें क्या हो जाता है, टेटनी हो जाता है। लेकिन अल्लाह के बंदो, अगर आपने यूएसएमएल देना है तो आपका जो कंसेप्ट होना चाहिए वो एक स्टेप आगे होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए कि देखो, अगर आपके पास कोई मरीज आता है, अगर आपके पास कोई मरीज आता है और वो क्या है, टेटनी का मरीज है, वो क्या है, टेटनी का मरीज है, मतलब उसको टेटनी है। अब आप कहते हैं कि चलो मैं इसका ना कैल्शियम लेवल चेक करता हूँ। जब आपने उसका कैल्शियम चेक किया, वो क्या है, नॉर्मल है। जब आपने उसका कैल्शियम चेक किया, कैल्शियम भी नॉर्मल है। फिर आपने कहा कि यार इसको और क्या हो सकता है, और इसको क्या हो सकता है, इसको ना अल्कलोसिस। आपने याद रखना है, जो अल्कलोसिस होती है, अपनी बुक पे भी लिख लें, जो अल्कलोसिस होती है ना, अल्कलोसिस, अल्कलोसिस में भी आपकी टेटनी होती है, अल्कलोसिस में भी आपकी इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये बात नहीं लिखी हुई, आप अपनी बुक पे लिख लें, अल्कलोसिस और लो कैल्शियम में हमें टेटनी होती है। लेकिन आपने कहा कि यार मैंने, मेरे पास जो मरीज आया है तो वो टेटनी का, लेकिन उसका कैल्शियम भी ठीक है, उसकी अल्कलोसिस भी ठीक है, उसकी पीएच भी ठीक है, फिर उसको टेटनी क्यों है? तो आपने सीधा उसका डायग्नोज बना देना है कि अगर उसका कैल्शियम भी नॉर्मल है और उसकी अल्कलोसिस भी ठीक है, तो आपने कहना है उसमें क्या है, उसमें मैग्नीशियम की कमी है। उसमें क्या है, मैग्नीशियम की कमी है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका मरीज टेक्निक है, सबसे पहले आपने उसके बारे में सोचना है कि यार इसको ना इसको ना वो हो सकता है, कैल्शियम की कमी हो सकती है। आपने उसके कैल्शियम चेक किया, कैल्शियम नॉर्मल था। फिर आपने कहा यार इसको ना अल्कलोसिस हो सकती है, अल्कलोसिस भी आपने चेक की, वो भी नॉर्मल थी। फिर आपने कहा कि इसको पक्का क्या है, इसको क्या है, इसको मैग्नीशियम की कमी है। तो ये यूएसएमएल के लिहाज से मैंने आपको बताया है, ये यूएस यूएल का क्वेश्चन है इसके ऊपर।
कि अगर हमारा कैल्शियम भी नॉर्मल है, अल्कलोसिस भी नॉर्मल है, बट हमारा मैग्नीशियम लो है, तो हमें क्या डिजीज होगी, हमें क्या होगा, टेटनी होगी। और इसको आप अपनी बुक पे लिख लें, इंशाल्लाह आपके ये काम ही आएगा, जाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। उसके अलावा हमारी दो बातें रह गई थी। दो बातें कौन कौन सी रह गई हैं? एक हमारे पास रह गया है च्वस्टिक साइन। ठीक है, च्वस्टिक साइन, इसको खैर हमने न्यूरोलॉजी में दोबारा भी पढ़ना है, उसको मैं दोबारा भी आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको बातें पता होनी चाहिए वो क्या है, देखो। च्वस्टिक साइन में आप क्या करते हो, आप टैप करते हो। आप क्या करते हो, टैप करते हो किसी चीज को ना, उसकी चीक्स पे लगाते हो। जो मरीज होता है उसको आप टैप करते हो, टैप ऑन चीक्स। ठीक है, टैप ऑन चीक्स। जो मरीज की चीक्स होती हैं उसको आप टैप करते हो किसी चीज से। जब आप उसको टैप करते हो ना, तो उसको अगर तो जब आप उसको टैप करोगे उसकी चीक्स पे, तो अगर तो उसको क्या होगी, ट्विचिंग होगी। उसको तो क्या होगी, ट्विचिंग होगी, उसके जो मसल्स हैं वो मुड़ना शुरू हो जाएंगे। मतलब आपको एक उभार सा नजर आएगा। तो क्या होगा, इसको हम कहते हैं च्वस्टिक साइन। और ये हम न्यूरोलॉजी में पढ़ेंगे, इट इज द साइन ऑफ फेशियल नर्व। जब हमने फेशियल नर्व का मुआयना करना होता है ना, फेशियल नर्व का, तो उसमें हम इसको यूज करते हैं, च्वस्टिक साइन को। ठीक है, च्वस्टिक साइन को जब आप चीक्स पे टैप करोगे ना, तो उसके जो मसल होंगे वो ट्विच कर जाएंगे, वो मुड़ से जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं च्वस्टिक साइन। इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे न्यूरोलॉजी में, फिलहाल आपने सिर्फ इतना याद रखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे जो आपका दूसरा साइन है, डेट इज योर ट्रोजी साइन। ट्रोजी साइन, ट्रोजी साइन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? ट्रोजी साइन के बारे में आपने याद रखना है, ये भी हम न्यूरोलॉजी में पढ़ेंगे, कि आपने क्या करना है। जब आपने ट्रोजी साइन चेक करना है, तो आपने जो बीपी कफ है, आप सबको आई होप के बीपी चेक करना आता होगा, मरीजों का बीपी कफ और ये सब चीजें चेक करनी आती होंगी। तो आपने मरीज के जो बाजू है उसको क्या लगानी है, उसको बीपी कफ लगानी है। उसको क्या करना है, बीपी कफ लगानी है। जब आप बीपी कफ लगाओगे और जब आप उसको इन्फ्लेट करोगे, उसमें हवा भरोगे, तो अगर तो उसके मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। अगर उसके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, तो हम कहेंगे जो हमारा ट्रोजी साइन है वो पॉजिटिव है। ट्रोजी साइन क्या है, अगर हम बाजू पे क्या करेंगे, बीपी बीपी कफ लगाएंगे, और अगर तो उसके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, उसमें क्या है, उसमें ट्रोजी साइन क्या है, पॉजिटिव है। और हमने अगर ट्विस्टिक साइन चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, चीक्स पे उसको टैप करेंगे, और अगर उसके मसल की ट्विचिंग हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, भाईजान इसका ट्विस्टिक साइन भी क्या है, पॉजिटिव है। और अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो ट्विस्टिक और जो आपका ट्रोजी साइन है, ये पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं किसमें, हाइपोकैलेसीमिया में। ठीक है, हाइपोकैलेसीमिया में जब आप में कैल्शियम की कमी होती है, तो आपका जो ट्रोजी और ट्विस्टिक साइन है, दे आर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपने बातें याद रखनी है। अगर आप ये सिम्टम्स याद रख लोगे ना, तो आपको इंशाल्लाह दोबारा इन सिम्टम्स को पढ़ने की जरूरत नहीं हो पड़ेगी। ठीक है, तो अब मुझे जरा बता दें कि ये पूरा टेबल है तो वैसे ये छोटा सा टेबल, लेकिन इसके पीछे पूरी कहानियां हैं। तो आप मुझे बताएं कि इसकी समझ आ गई या फिर हम आगे चलें, जल्दी बताएं। अब हम थोड़ी सी बुक को निकालते हैं और हम अपनी बुक से पढ़ते हैं। एक तो जो हमारी डायग्राम रहती है वो पढ़ते हैं, और उसके बाद एक टेबल है, जो कि टेबल मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको एक दफा रीड करवा देता हूँ। ठीक है, तो अब आपने मुझे बताना है, जो जो चीजें रीड करने वाली हैं मुझे बता दें, मैं उसको रीड भी करवा देता हूँ। ये आपकी आगे बुक, और ये आगे हमारी एक डायग्राम। इस डायग्राम में आप ये वही बातें लिखी हुई हैं जो हमने कल पढ़ी थी, और जो हमने उससे पिछली क्लास में पढ़ी थी। ये सारी वही बातें हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। लेकिन मैं चूंकि इस आपकी बुक पे डायग्राम बनी हुई है, तो मैं आपको इसमें हाईलाइट करवा देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी बातें आपने करनी है, जो कि आपने कभी भी नहीं भूलनी। वो बातें क्या हैं, वो बातें ये हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपका सबसे बहुत प्यारा सा, उसने फर्स्ट एड वाले ने ना एक क्या बनाया हुआ है, नेफ्रॉन बनाया हुआ है। अब हम इसको कहते हैं कि यार ये आपका क्या है, नेफ्रॉन है। देखो ये क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफरेंट इफरेंट है। उसके अलावा ये आगे उसने सारा क्या बनाया हुआ है, उसको सारा आपका बोमन कैप्सूल और टेब्यूल्स बनाई हुई हैं। अब होता क्या है, हम हार्मोन की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड की। तो हमने कल ही पढ़ा था, मैं आपको एक दफा रिवाइज करवा देता हूँ, कि जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। जब हमारा हार्ट होता है, ये क्या करता है, ये हार्ट क्या करता है, जब हमारा बीपी हाई होता है। फर्ज करो कि आपके पास एक मरीज आया, और आप बड़े थोड़े से शौके बने, आपने कहा मैं तो बाहर से पढ़ के आया हूँ, मैं इसको ठीक करूंगा। आपने क्या किया, आपने ना उसको गलत नॉर्मल सलाइन लगा दी। उस बेचारे को नॉर्मल सलाइन की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने उसको क्या किया, आपने उसको नॉर्मल सलाइन लगा दिया। तो उसको क्या होगा, उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, उसका जो ब्लड होगा उसमें वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो उसका बीपी ज्यादा हो जाएगा। जाहिर बात है, जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो बीपी ज्यादा हो जाएगा। अब वो जो बीपी होगा, वो बीपी उसके हार्ट में जाएगा, और बीपी जो उसके हार्ट में जाएगा, तो एट्रिया में जब वही बीपी इंक्रीज होगा, तो क्या रिलीज होगा, एक हार्मोन रिलीज होगा, जिसको हम कहते हैं ANP, एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड। एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड। अब ये जो एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड है, ये क्या करता है, इसको हम समझते हैं।
जो एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड है उसने यही बात लिखी हुई है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, सेक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज एट्रियल प्रेशर, कि जब हमारे एट्रियम में प्रेशर ज्यादा होता है, एट्रियल प्रेशर कब ज्यादा होता है, जब हमें वॉल्यूम ओवरलोड, मतलब कि आपने किसी पेशेंट को क्या कर दिया, गलत बोतल लगा दी है या नॉर्मल स्वाइन या रिंगर लैक्टेट लगा दिया है, तो आपको क्या होगा, आपका एट्रियल प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कॉजेज इनडायरेक्ट आफ्रेंट आर्टियोल डायलेशन, इनहिबिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन कॉजेज इंक्रीज जीएफआर एंड सोडियम फिल्ट्रेशन। ये जो बातें मैंने हाईलाइट की है ना, ये आपने नहीं बोलनी, बाकी चाहे आप भूल जाओ। ये क्या करता है, जो आपका एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड है ना, ये क्या करता है, ये हमारे आफ्रंट के पास फरियाद लेके आता है। ये क्या करता है, आफ्रंट जो आर्ट्रियोल है, जो आने का रास्ता है, उसको ये क्या कर देता है, डायलेट कर देता है। अब जाहिरी बात है, जाहिरी बात है, जब क्या होगा, हम आने का रास्ता खुला कर देंगे और जो जाने का रास्ता है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो क्या होगा, आपकी ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी। आपकी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी। जब ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी तो क्या होगा, जब ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी तो क्या होगा, आपकी जीएफआर इंक्रीज हो जाएगी। और जब जीएफआर इंक्रीज होगी तो ज्यादा से ज्यादा पानी आपकी बॉडी से रिमूव होगा, तो जो हमारे हमें वॉल्यूम ओवरलोड हुआ था वो ठीक हो जाएगा। तो आपने सिर्फ यही कॉन्सेप्ट इसके बारे में याद रखना है। एएनपी कब रिलीज होता है, एएनपी तब रिलीज होता है जब हमें क्या होता है, वॉल्यूम ओवरलोड, जब हमारी बॉडी में पानी की बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब हम किसी को गलत बोतल लगा दें, या कोई बंदा है उसमें कोई और अबनॉर्मेलिटी और उसमें वॉल्यूम ओवरलोड हो गया, तो हमारी बॉडी क्या रिलीज करती है, एएनपी रिलीज करती है, जिससे क्या होता है, आफ्रंट आर्टरी डायलेट कर जाता है, और जो इफरेंट होता है वो नॉर्मल रहता है। जिससे क्या होता है, जो हमारी जीएफआर है वो ज्यादा हो जाती है। जीएफआर ज्यादा होती है तो ज्यादा से ज्यादा पानी हमारा यूरिन में चला जाता है, और हमारा जो वॉल्यूम ओवरलोड था वो ठीक हो जाता है। तो एएनपी इस तरह काम करता है। उसके बाद हम समझते हैं कि जो हमारा दूसरा हार्मोन था जो हमने कल पढ़ा था, डेट वाज योर एंजियोटेंसिन 2। डेट वाज योर एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 क्या है, एंजियोटेंसिन 2 क्या है, एंजियोटेंसिन 2 क्या है, एंजियोटेंसिन 2 हमने कल पढ़ा था कि हमने पढ़ा था रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म के थ्रू एंजियोटेंसिन बनता है। और इसमें मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसमें उसने लिखा हुआ है कि सेंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज बीपी। यकीन करें, ये जो लाइन मैंने हाईलाइट की है ना, ये 5 से 7 दफा आपकी जो मेडिकल की बुक है ना, जो एफसीपीएस पार्ट 1 की बुक है, उसमें सेम यही एमसीक्यू लिखा हुआ है कि जो एंजियोटेंसिन 2 है वो कब रिलीज होता है। मेन फैक्टर आई थिंक मैंने आपको ग्रुप में भी आज शेयर किया है कि जो एंजियोटेंसिन को रिलीज करने वाली चीज है वो कौन है, तो वो है हाइपोटेंशन। जब भी आपका बीपी डिक्रीज होगा, आप में क्या होगा, आप में रिलीज होगा एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होगा थ्रू रास मैकेनिज्म, मतलब पहले रेनिन होगा, रेनिन किसको स्क्रीट करेगा, एंजियोटेंसिन 2 को स्क्रीट करेगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसने लिखा हुआ है काजिज इफरेंट आर्ट्रियोल कंस्ट्रिक्शन। ये क्या करता है, जो बाहर जाने का रास्ता है, जो ये वाला इफरेंट आर्ट्रियोल है, इसको तंग कर देता है। जब इसको ये तंग करता है तो क्या करता है, जीएफआर को बढ़ा देता है। जब जीएफआर बढ़ती है तो क्या होता है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी बढ़ जाती है, बट कंपनसेटरी सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन प्रोक्सिमल एंड डिस्टल नेफ्रॉन, नेट इफेक्ट प्रिजर्वेशन ऑफ रीनल फंक्शन। ये उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि देखो, जब आपका बीपी कम होता है, जब आपकी बॉडी में क्या होता है, बीपी कम होता है, तो क्या होता है, हम इफरेंट जो आर्ट्रियोल होता है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसका रास्ता तंग कर देते हैं, ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हमारी फिल्ट्रेशन हो, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जीएफआर हो। जब ज्यादा से ज्यादा जीएफआर होगी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जब जीएफआर होगी तो क्या होगा, हमारी किडनी की ज्यादा से ज्यादा जीएफआर होगी। अब होगा क्या उसने ये लिखा हुआ है कि जब हमारा बीपी डाउन जाता है, जब हमारा सेंसाइज इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज बीपी, जब बीपी कम होता है तो एंजियोटेंसिन 2 आता है। जब एंजियोटेंसिन 2 आता है तो हमारी जीएफआर और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, बट विद कंपनसेटरी सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन प्रोक्सिमल डिस्टल नेफ्रॉन। जो आपकी ये पीसीटी है, इसमें से जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब भी करवा लेता है, उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इन लो वॉल्यूम स्टेट विद सिमल्टेनियस सोडियम रिएब्जॉर्प्शन। बाकी को चाहे आप छोड़ दें। इसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है कि एंजियोटेंसिन कब रिलीज होता है। तो एंजियोटेंसिन कब रिलीज होता है, इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज बीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये काफी दफा आपकी बुक पे लिखा हुआ है। हम आगे चलते हैं। और आगे ये यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, अगर आपने एंडोक्राइनोलॉजी नहीं पढ़ी हुई तो आपको यहाँ से थोड़ा सा मसला आ सकता है कि पैराथायराइड हार्मोन के बारे में 2 से 3 बातें बताऊंगा, सिर्फ आपने वही याद रखनी है, बाकी चाहे आप भूल जाओ। वैसे वही बातें इधर लिखी हुई हैं। वो बातें कौन सी हैं, देखो, पैराथायराइड हार्मोन कब रिलीज होता है, जब आपकी बॉडी में कैल्शियम कम होगा, जब आपके ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो आपको आपका हार्मोन रिलीज होगा पैराथायराइड। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी में क्या है, फॉस्फेट ज्यादा है, अगर आपकी बॉडी में फॉस्फेट ज्यादा है और कैल्शियम कम है तो क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा। इसके अलावा फर्ज करो आपकी बॉडी में क्या है, विटामिन डी है जो एक्टिव विटामिन डी है उसकी भी कमी है,
ये तीनों चीजें क्या करती हैं, ये तीनों चीजें आपके पीटीएच जो पैराथायरॉइड हार्मोन है उसको बढ़ा देती हैं। जब पैराथायरॉइड हार्मोन बढ़ता है तो पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है, एक तो अभी अभी हम आज की क्लास में पढ़ के आए हैं कि वन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। और शाबाश, मुझे जल्दी से बताएं कि वन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कौन से सेल क्रिएट करते हैं, मैं भी जरा चेक करूं कि आपको कितना आता है। तो वन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है ये कौन से सेल करते हैं? तो डॉक्टर समीना एक्सीलेंट, बिल्कुल आप गलत बता रही हैं, इसके कोई पीसीटी सेल नहीं है। डॉक्टर तलहा आप भी बिल्कुल गलत बता रहे हैं, मुझे यही उम्मीद थी आपसे कि जो वन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है ये पीसीटी के सेल करते हैं। जरा देखें, इसको कंफर्म करें फिर मुझे बताएं। डॉक्टर काशी बता रहे हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। जी आप, ये तो थोड़ा सा कंट्रास्ट आ गया, कंफर्म करें। चले हम बुक से देख लेते हैं, मेरे पास बुक भी है। तो अभी अभी हम पढ़ चुके हैं कि देखो, जो आप कंफ्यूज हो गए हो दोनों में, मैंने थोड़ा सा आपको हिलाने की कोशिश की है। जो आपके वन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है, डॉक्टर सुमीना, तहरीम और तलहा बिल्कुल सही बता रहे थे कि जो वन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है ये आपके पीसीटी सेल्स ही बनाते हैं। सिर्फ मैंने आपको इसलिए ये थोड़ा सा किया है ताकि आपको ये दोनों चीजें याद रहें कि जो आपके विटामिन, जो आपका वन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है पीसीटी सेल बनाते हैं। और डॉक्टर काशिफ, जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं ये आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, इंटरस्टिशियल्स कौन बनाता है? इंटरस्टिशियल सेल्स क्या बनाती हैं? आपके एरिथ्रोपॉइटिन बनाते हैं। इनको आपने मिक्स नहीं करना। सिर्फ मेरा पूछने का ये मकसद था कि ताकि आपको ये क्लियर कट पता हो और कंफ्यूजन ना हो। खैर हम इसको खत्म करते हैं जल्दी से। अच्छा, जब भी आपका क्या होगा, जब भी आपका कैल्शियम कम होगा, फॉस्फेट ज्यादा होगा, विटामिन डी की कमी होगी, तो क्या होगा, आपका जो पीटीएच है, जो आपका पीटीएच है वो ज्यादा होगा। और पीटीएच जब भी ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, पीसीटी सेल के पास जाएगा और वन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्रिएट कराएगा। जब वन वन अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्रिएट कराएगा तो क्या होगा, हमारा जो विटामिन डी है वो ज्यादा हो जाएगा। जब विटामिन डी ज्यादा होगा तो हमारा जो विटामिन डी की कमी तो वो पूरी हो जाएगी। उसके अलावा जो पीटीएच है वो क्या करेगा, वो बोन्स के पास जाएगा, वो बोन्स को तोड़ना शुरू करेगा और क्या करेगा, कैल्शियम ज्यादा कर देगा और फॉस्फेट भी ज्यादा कर देगा। और इसके अलावा और क्या करेगा, जो पीटीएच है वो किडनी के पास जाएगा, वो किडनी के पास जाएगा और किडनी के पास क्या करेगा, किडनी के पास हो जाएगा और किडनी के पास क्या करेगा, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कराएगा ताकि कैल्शियम यूरिन से जाया ना हो और वापस ब्लड में आ जाए। बट यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है, लेकिन जो फॉस्फेट होता है, जब हमारा जो पीटीएच होता है फॉस्फेट को किडनी से बाहर निकालता है। देखो, जब आप, ये मैं इधर लिख भी देता हूँ, ये काफी स्टूडेंट इधर कंफ्यूज हो जाते हैं। जो पीटीएच होता है ना, जब ये बोन्स पे काम करता है तो ये फॉस्फेट को बढ़ाता है। बट जब भी हमारा जो पीटीएच है वो किडनी पे काम करेगा तो ये फॉस्फेट को कम करता है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। जो पीटीएच है जब ये किडनी पे काम करता है तो पीटीएच को, उसको फॉस्फेट को कम कर देता है। बट जब भी हमारा जो पीटीएच है वो बोन्स पे काम करता है तो फॉस्फेट को ज्यादा कर देता है। ये अहम बात है और इसको आपने लाजमी याद रखना है। उसके अलावा आपका पैराथायराइड भी हो गया। उसके अलावा हम आगे चलते हैं, आई होप कि आपको ये बातें समझ आ रही हैं। और उसके बाद आपका है एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन के बारे में मैंने आपको एक निमोनिक भी लिखवाया हुआ है, मैं दोबारा लिखवा देता हूँ कि यार जो आपका एल्डोस्टेरोन होता है ना उसको आपने कैसे याद रखना है। आपका ये ए है, ए को आपने बढ़ा करके लिख लेना है। उसके अलावा छोटा सा एल्डोस्टीरोन, ठीक है, स्टीरोन, और जो ई है उसको बढ़ा करके लिख लेना है। आपने कैसे याद रखना है, ए से आपने याद रखना है एड। एड क्या क्या करता है, जो एल्डोस्टेरोन है ये सोडियम ऐड करता है हमारे ब्लड में, और क्या ऐड करता है, वाटर ऐड करता है। और मैंने आपको कहा था सोडियम और वाटर क्या है, दे आर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। जिस तरफ सोडियम होगा उसके पीछे पीछे कौन होगा, उसके उसकी गर्लफ्रेंड होगी, मतलब उसका वाटर होगा। और ई से आपने क्या याद रखना, एक्सक्रीशन, बाहर निकालता है, किसको बाहर निकालता है, हाइड्रोजन आयंस को। और हम अभी अभी हमने कल पढ़ा था कि जब भी एल्डोस्टेरोन आता है आपको क्या होगी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट करवाता हूँ, ये सारे एमसीक्यूज हैं और ये मेडिसिन में भी आपके काम आएंगे और ये एमसीक्यूज हैं सारे। तो इनशाला आपको ये परमानेंट मेमोरी में चले जाएंगे जब आप बार बार इसको आंसर करोगे। अच्छा, जब एल्डोस्टेरोन है ये बाहर निकालता है किसको, हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। और किसको बाहर निकालता है, किसको बाहर निकालता है, आपके हाइड्रोजन को बाहर निकालता है और पोटाशियम को बाहर निकालता है। और कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि यार एल्डोस्टेरोन को सक्रीट करने वाली कौन सी चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला, काफी दफा आपके उसमें एफसीपीएस पार्ट 1 की बुक में लिखा हुआ है कि एल्डोस्टेरोन को कौन से एल्डोस्टेरोन को कौन सा फैक्टर है जो सक्रीट करवाता है। मेन जो फैक्टर है जो इसको सक्रीट करवाता है, ये एमसीक्यू है बहुत इंपॉर्टेंट। और ये मैं इसको ग्रीन से इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। और ये क्या है, जो एल्डोस्टेरोन है इसको सक्रीट करवाने वाली चीज है हाइपरकलीमिया। हाइपरकलीमिया, जब भी आपको हाइपरकलीमिया होगा ना, जब भी आपको हाइपरकलीमिया होगा आपका फौरन से क्या होगा, आपका एल्डोस्टेरोन सक्रीट होगा। ये एमसीक्यू है पास पेपर का, ये भूलना नहीं है। एल्डोस्टेरोन को सक्रीट करवाने वाली सबसे मेजर चीज क्या है,
हाइपरक्लीमिया कल तो बताया था यार। खैर आपने ये निमोनिक याद रखना है, और आपका ये जो एल्डोस्टेरोन उसमें लिखा हुआ है, ये यही बातें सारी लिखी हैं, लेकिन अगर आप यही बातें, ये चार बातें याद रख लेते हो कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ऐड करता है सोडियम को, ऐड करता है वाटर को, एक्सक्रीट करता है किसको, हाइड्रोजन को, और एक्सक्रीट करता है किसको, पोटाशियम को। और चूंकि ये हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, इसलिए ये क्या कॉज कराता है, ये इसलिए ये कॉज कराता है हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। और क्या करता है, ये पोटाशियम को बाहर निकालता है। तो इस वजह से जब भी हमारी बॉडी में पोटाशियम ज्यादा होगा तो हमें हमारी बॉडी में क्या रिलीज होगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एल्डोस्टेरोन। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह गया है एडीएच का, मुझे पता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन बस 2 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लें, फिर हम क्लास एंड करते हैं। देखो, जो एडीएच होता है, एडीएच क्या है, एडीएच के बारे में मैंने आपको 2 बातें बताई थी। खैर ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको छोड़ो, मैं आपको इसको रिवाइज करवा देता हूँ। जो एडीएच होता है ना, जो एडीएच होता है, एडीएच एडीएच 2 रिसेप्टर पे काम करता है। एडीएच किन रिसेप्टर पे काम करता है, 2 रिसेप्टर पे, वी वन एंड वी टू, वी वन एंड वी टू। और जो वी वन होता है, जो वी वन होता है, ये कहाँ पे होता है, और वी टू कहाँ पे होता है, जल्दी बताएं। वी वन कहाँ पे होता है, वी टू कहाँ पे होता है, जल्दी बताएं। जल्दी बताएं जल्दी। डॉक्टर तरीम बता रही हैं कि जो वी वन होता है वो कहाँ पे होता है, जल्दी बताएं। ऑन यस। जो वी वन होता है, वी वन कहाँ पे होता है, ब्लड वेसल्स में होता है। जो वी वन होता है किस में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है। तो जब आपका एडीएच रिलीज होता है, जो एडीएच रिलीज होता है, ये क्या करता है, एडीएच आपका रिलीज होता है किस पे, ब्लड वेसल पे आके एक्ट करता है, और क्या करा देता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो इसलिए हम इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, इसको हम प्यार से क्या कहते हैं, वेजो प्रेशर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी ब्लड वेसल्स को प्रेस भी करता है, उसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। लेकिन जो वी टू होता है, ये हमारे कहाँ पे होता है, ये हमारे प्रिंसिपल सेल्स पे होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, वी टू रिसेप्टर्स की वजह से ये क्या बनाता है, एक्वापोरिन। एक्वापोरिन की वजह से क्या होता है, एक्वापोरिन क्या थे, मैंने कहा था ये सुराख हैं, ये पानी के चैनल्स हैं, जिससे क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो वाटर को क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और एडीएच कब रिलीज होता है, जब हमें क्या हो, लो बीपी, जब हमें क्या हो, लो बीपी। जब हम हमारा बीपी कम होता है तो हमें हमारा एडीएच रिलीज होता है ड्यू टू रास मैकेनिज्म, हमने कल ही पढ़ा था। इसके अलावा एडीएच कब रिलीज होता है, एडीएच कब रिलीज होता है, एडीएच रिलीज होता है जब आप पानी नहीं पीते, जब आपकी आप में बॉडी की वॉल्यूम कम हो जाता है, मतलब आपके ब्लड का वॉल्यूम अगर कम हो गया है, आप पानी नहीं पिएंगे, आप माशाल्लाह पहाड़ों पे सैर के लिए निकल गए लेकिन आपने पानी नहीं पिया, तो आपका बॉडी से क्या होगा, एडीएच से रिलीज होगा। एडीएच क्या करेगा, एडीएच क्या करेगा, एडीएच क्या करेगा, पानी को वापस बुला लेगा। पानी को जब वापस बुला लेगा तो क्या होगा, आपका कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा होगा। और आपने देखा होगा जब आप पानी नहीं पीते तो आपका जो यूरिन होता है वो पेल होता है। इट इज आल्सो ड्यू टू एडीएच। एडीएच की वजह से आपका जो यूरिन होता है वो पेल होता है। तो ये आपने बातें याद रखनी है, बाकी इसमें कोई समझने वाली खास बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, इसलिए मैंने इसको रिवाइज करा दिया है। और ये डायग्राम भी आपकी हो गई है, ये पोटाशियम शिफ्ट भी हो गया है, उसके अलावा आपका ये भी हो गया है, और उसके अलावा आपका ये टेबल रह गया है। ये टेबल जो है, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है कि आपके बार्टनर सिंड्रोम, जिटलमैन सिंड्रोम, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा और वो उसने न्यू ज्वाइन किया हुआ है, मुझे मैसेज करे, मैं उसको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, वो पहले